हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर BK वरुण फ्रॉम मेडिको पॉइंट पटना। और हम लोग आज हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे। तो व्हाट इज हीमोडायलिसिस? Hemodialysis actually it is a process, and if person is suffering from uremia or kidney failure, then there is a need of hemodialysis. तो हीमोडायलिसिस में करते क्या है कि कोई पेशेंट को यदि यूरेमिया या किडनी फेलियर है तो सबसे पहले उसका जो ब्लड है वो रेडियल आर्टरी से निकालते हैं और इसको हिपेरिन एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं ताकि ब्लड कोएगुलेट न करे। और इसका जो है ये हीमोडायलाइजिंग मशीन है और ये जो ट्यूब देख रहे हैं ये ट्यूब होता है सेलोफेन का। तो ये सेलोफेन का ट्यूब बना रहता है और इसके अंदर हीमोडायलाइजिंग सोल्यूशन डालते रहते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा आ गया है, मतलब मोर कंसनट्रेटेड है। तो यहाँ पर हीमोडायलाइजिंग सोल्यूशन डालते हैं। सो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर विथ द CO2 और वो CO2 प्रेशर से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन में जाएगा और वो प्रेशर से फिर इस सोल्यूशन में जाएगा जहाँ पर बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो उस बात में इसको डाला जाएगा, तब हीमोडायलाइजिंग जो फ्लूइड है वो डाला जाएगा। And what is the composition of dialyzing fluids? So dialyzing fluids consist mainly solutes and mineral ion and it is equivalent to the plasma. तो ये जस्ट प्लाज्मा प्रोटीन के इक्विवेलेंट है बट विदाउट एनी नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट। दैट मीन्स इट हैज नो यूरिया, नो यूरिक एसिड, नो हाइप्यूरिक एसिड, नो क्रेटिनिन, ये सब उसमें नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड। और ये जो देख रहे हैं हीमोडायलाइजिंग ये जो ट्यूब है ये सेलोफेन ट्यूब कहलाता है। तो जैसे ही इसके अंदर सॉल्यूशन डालेंगे, मतलब जो आर्टिफिशियल डायलाइजिंग फ्लूइड डालेंगे बना करके, और जो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है तो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो ये क्या करेगा कि इसको सक कर लेगा, खींच लेगा, तो इस मेम्ब्रेन से इस मेम्ब्रेन में चला जाएगा। तो जैसे ही डिफ्यूजन होगा इससे इसकी ओर, तो इसका यूरिक एसिड ब्लड से हट जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा यूरिक एसिड और ये फिर फाइनली इसको सक्शन पंप से डायलाइजिंग सोल्यूशन को यूज कर लिया जाता है। तो इसको बीच बीच में भेजते रहना है और इसको यूरिक एसिड को निकाल लिया जाता है। करीब 4 से 5 घंटा डायलाइसिस होने के बाद जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया, साफ हो गया, तब फिर से इसको जहाँ से निकाले थे रेडियल आर्टरी से, तो फिर एंटी हिपेरिन डाल करके फिर रेडियल वेन के थ्रू भेज देते हैं और ये पेशेंट फिर ठीक हो जाता है। और लेकिन बीच बीच में डायलाइसिस कराना पड़ता है, वीकली 2 बार या 3 बार या मंथ में कम से कम 5 से 6 बार कराना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निक है जिससे आदमी किडनी फेलियर, यूरेमिया से बच सकता है। एंड सेकेंड इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली इट इज ए ग्राफ्टिंग। तो जो ब्लड ग्रुप इसमें देखना है कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं, और दूसरा देखना है कि रिलेटिव के बीच किडनी ट्रांसप्लांट होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि दूसरे के बीच, जैसे ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, अपना फादर मदर। तो ये सब के बीच यदि कोई आदमी अपना ही परिवार का देता है किडनी ट्रांसप्लांट, 2 किडनी है तो एक दे सकता है, डोनेट कर सकता है, 1 किडनी पर आदमी रह सकता है, तो किडनी डोनेट होता है जो कि बहुत कॉमन चीज़ है। और ब्लड ग्रुप देखना है, हैप्लोटाइप्स देखना है इसमें, और साइक्लोस्पोरिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट। तो जो रिसिपिएंट है उसको साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट। दूसरा चीज है यहाँ पर एक टर्म है RFT, दैट इज कॉल्ड रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT। तो रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट होता है एक्चुअली इनुलिन टेस्ट, क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज रहता है, बिकॉज फ्रुक्टोज नॉट सिंथेसाइज, नॉट यूटिलाइज इन द बॉडी। सो दिस RFT renal function test used for the glomerular filtration rate. Next is called micturition. So what is mechanism of micturition? Micturition actually
is the reflex action. It is voluntary reflex action, and voluntary reflex action controlled by the CNS. तो जब यूरिन भरता है यूरिनरी ब्लाडर में तो उस समय रिलैक्सेशन होता है यूरिनरी ब्लाडर का और कंट्रैक्शन होता है यूरिथ्रल स्पिंचर का। लेकिन जैसे ही यूरिन करीब 300, 400, 350 ml भर जाएगा यूरिनरी ब्लाडर में तो यूरिनरी ब्लाडर के दीवार पर उसके वाल पर होता है रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर। तो वो जो रिसेप्टर्स है वो सीएनएस को मैसेज देगा और सीएनएस मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा यूरिनरी ब्लैडर पर कंट्रैक्शन करने के लिए। सो इट कंट्रोल द बाय द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो होता है यूरिनरी ब्लैडर का डिट्रूसर मसल कहलाता है। तो कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर, यूरिथ्रल स्पिंचर कॉजेज द यूरिनेशन। और यूरिन कितना होगा तो 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिनेशन होगा 5 लीटर पानी लेने के बाद, और 25 से 30 ग्राम इसके अंदर यूरिया होना चाहिए पर डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि यूरिन कंसिस्ट 25 to 30 ग्राम यूरिया पर डे एंड द रिलीज ऑफ यूरिन एवरेज 1 से 1.5 लीटर पर डे। लेकिन कोई डायबिटिक एजेंट लेता है तो इसका यूरिन ज़्यादा होगा। डायबिटिक एजेंट का मतलब जैसे कोई कॉफ़ी है, अल्कोहल है, सिगरेट है, निकोटीन है, तो ये सब लेने वाला आदमी को, खास करके अल्कोहल लेने वाले आदमी को कॉफ़ी, टी डायबिटिक एजेंट के रूप में इसको माना जाता है। जूस, लार्ज अमाउंट ऑफ जूस, तो ये सब डायबिटिक एजेंट लेने से क्या होता है कि एडीएच को ये कमा देता है। जब एडीएच कमेगा तो क्या होगा, एडीएच घटेगा जैसे ही, तो एडीएच का काम है वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो यूरिनेशन होगा। सो इट कॉजेज मोर मिक्चुरेशन, मोर यूरिनेशन एंड फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन। कभी कभी एडीएच एकदम घट जाता है जैसे ओल्ड पर्सन को, तो एडीएच जब बहुत घटेगा तो एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच की कमी से होती है। यूरिन का पीएच कभी कभी पूछता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6 पीएच होता है, मतलब एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक 6 पीएच होता है। और ये जो पीएच यूरिन का है ये मेंटेन रहना चाहिए। यदि ये पीएच गड़बड़ाएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो पीएच 6 याद रखना है। और ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया ये एक डिजीज है जो कि डायबिटीज मिलेटस में मोस्ट कॉमन देखा गया है। मतलब ग्लूकोज यदि बढ़ गया यूरिन में या कीटोन बॉडी बढ़ गया यूरिन में, कीटोन बॉडी दैट इज कीटोन्यूरिया, माने एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड और एसीटोन। सो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड कीटोन बॉडी। इफ increases in the blood then causes ketonuria. So glycosuria means increase the glucose. ये इंसुलिन की कमी से होगा, दैट इज डायबिटीज मिलेटस। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मिलेटस और एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डायबिटीज मिलेटस वाले पेशेंट को क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ही प्यास लगेगी। डायबिटीज इंसिपिडस वाले को भी बहुत ज़्यादा चूँकि यूरिन रिलीज हो रहा है तो उसको भी प्यास लगेगी। लेकिन ये जो डायबिटीज मिलेटस इंसुलिन की कमी से होगा। एक होता है रीनल कल्कुलाई, तो जो क्रिस्टल सॉल्ट है कैल्शियम का, ऑक्सलेट का, ये सब बढ़ने लगता है 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, ये और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इट कॉजेज पेन। तो होल किडनी का जो पाथ है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, वो कहीं भी हो सकता है कल्कुलाई, जिसको स्टोन बोलते हैं, किडनी स्टोन, तो वो बढ़ने लगता है तो वो पेन का अनुभव होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब ब्राइट डिजीज, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है जैसे एल्ब्यूमिनेरिया, प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो है यूरिन में आ जाता है मोर इन द यूरिन। बाइल साल्ट और पिगमेंट, जैसे बाइल साल्ट मतलब सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकोलेट, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और बाइल पिगमेंट मतलब बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये सब ज़्यादा यदि आ जाता है यूरिन में तो इट कॉजेज द जॉन्डिस। ग्लूकोज
भी ज़्यादा है तो अभी बताया कि ग्लाइकोसयूरिया या कीटोन बॉडी ज़्यादा है तो कीटोन्यूरिया। डायबिटीज मिलेटस में होता है। क्रिएटिनिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, जनरली 1 के रेंज में रहना चाहिए, लेकिन किसी का 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो हाइपरथायरॉयडिज्म और स्टार्वेशन में ये बढ़ सकता है। किडनी के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन की तरह काम करते हैं। किडनी तो है ही, किडनी का मेन काम क्या है? किडनी का मेन काम है ब्लड प्यूरिफिकेशन, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, वो यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है। तो किडनी के अलावा भी बहुत सारा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे लंग है तो 200 ml पर मिनट CO2 से एक्सक्रीट होते रहता है इन द गैसियस फॉर्म। उसी तरह से एसीटोन भी बहुत सारा लंग से रिलीज होते रहता है गैसियस फॉर्म में, वोलेटाइल है। लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, और इससे बाइल पिगमेंट दैट इज कॉल्ड बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, ये सब रिलीज होते रहता है। इंटेस्टाइन से भी बहुत सारा बाइल्स, साल्ट बाइल रिलीज होते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। मतलब इंटेस्टाइन और लीवर एक दूसरे से कनेक्टेड है हिपैटो इंट्रिक सर्कुलेशन में भी हम लोग पढ़े थे। स्किन जो होता है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि इसके अंदर सीवेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होता है। तो सीवेसियस ग्लैंड ऑयल रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड सीबम, और स्वेट ग्लैंड जो होता है वो स्वेट रिलीज करता है, सीडोरिफिक ग्लैंड भी बोलते हैं। और मेन काम स्वेट का क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट, बाकी सेकेंडरी फंक्शन है, और इससे बहुत सारा NaCl सॉल्ट्स ये सब रिलीज होता है, जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट देते रहता है। कहने का मतलब है कि किडनी के अलावा लंग, लीवर, इंटेस्टाइन, स्किन, दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ये ओवरऑल किडनी, उससे रिलेटेड कुछ डिजीज, कुछ टर्म है जो कि याद रखना है। खास करके हीमोडायलिसिस जो है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि इसमें क्या डालते हैं, हिपेरिन और फिर एंटी हिपेरिन, कहाँ से ब्लड निकालते हैं, रेडियल आर्टरी से, फिर डालते किस में है, तो रेडियल वेन में, फिर सेलोफेन किस मैकेनिज्म पर आधारित है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म पर आधारित है, डायलिसिस ट्यूब का नाम पूछ सकता है, सेलोफेन ट्यूब। तो ये सब याद रखना है। और जो डायलाइजिंग फ्लूइड डालते हैं उसका कंपोजिशन क्या है? इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट। तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।